डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि हम यहाँ पर सिंस फॉर का अच्छी तरीके से यूज सीखेंगे, जहां पर हमें सिंस को लगाने में और फॉर को लगाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आज उसी को दूर करने के लिए वीडियो में आपको बने रहना है और उस वीडियो को देखना है कि इसमें हम सिंस फॉर का यूज कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ हम परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले फॉर का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है, उस चीज में हम बात करते हैं। ये आपके सामने कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, जैसे मिनट्स हो गया, आवर्स हो गए, डेज हो गए, वीक्स हो गए, मंथ्स हो गए, ईयर्स हो गए, डिकेड्स हो गए, सेंचुरी हो गए। इनकी सबकी हिंदी तो हमें पता ही है कि मिनट मिनट की बात करते हैं, आवर घंटे की बात करते हैं, डेज दिन की बात करते हैं, एक सप्ताह की बात करते हैं, मंथ्स महीनों की बात करते हैं, ईयर्स आपका वर्ष की बात करते हैं, डिकेड्स दशक की बात करते हैं, सेंचुरी शताब्दी की बात करते हैं। तो इन सब चीजों को हमें जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें फॉर का यूज कहाँ करना है वो चीज हमें जानना है। तो चलते हैं वन बाय वन। न्यूमरल एडजेक्टिव में मिनट को लेते हैं पहले। तो मिनट आपके कहीं पर भी होंगे, मिनट की बात होगी तो वहां पर हम फॉर को ही लगाएं। मिनट का नंबर दिया होगा कितने मिनट से, मिनट को संख्या में बताया जाएगा, बहुत सी संख्या में, और मिनट को कुछ की संख्या में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 30 की जगह 20 मिनट मिल सकता है। मेनी मिनट्स में बहुत मिनट्स की बात होती है, सेवरल मतलब बहुत से थोड़ा कम की बात होती है, तो वहां पर हम फॉर का ही यूज करेंगे। तो याद रहे हमेशा कि न्यूमरल एडजेक्टिव जो मिनट्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फॉर का ही यूज होगा अगर मिनट आपको लिखा हुआ मिलता है। तो अब यहाँ पर अगली वीडियो स्लाइड में देखते हैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव जो आवर्स होते हैं उनमें क्या बात होती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर घंटों की बात हो रही है, बहुत से घंटों की बात हो रही है, सेवरल आवर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम फॉर का ही यूज करेंगे। तीनों में फॉर आपको मिल रहा है, तो कहने का मतलब फॉर का ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि कुछ घंटे, बहुत से घंटे और 30 आवर 30 घंटे, तो ये हमें कोई निश्चित समय का बोध नहीं करा रहे। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फॉर का यूज कर देंगे। अब आगे आपका मिनट हो गया, आवर्स हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम डेज की। डेज में भी आपको अगर डेज का नेम नहीं आता है तो वहां पर हम आपको क्या लगाना है कि हमें सिर्फ फॉर का ही यूज करना है। जैसे 5 डेज, 5 दिन की बात होती है, बहुत दिनों की बात होती है और कुछ दिनों की बात होती है। तो उसमें हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमें कौन से दिन से कहाँ तक बात हो रही है, या फिर हमें किस दिन से बुधवार से या मंगलवार तक बात हो रही है, या सप्ताह के कितने दिनों की बात हो रही है। तो हमें वहां पर कुछ पता नहीं रहता है, तो वहां पर हम फॉर का ही यूज करेंगे जो हमें अनिश्चित समय को बता रहा है। डेज तो बता रहा है, मिनट्स भी बताएगा, और आपका आवर्स भी बताएगा, और आपका डेज भी बताएगा। इनमें कुछ हमें ज्ञात नहीं होता है कि हमें कितने मिनट से कितने किस बजे से किस बजे तक और किस दिन से लेकर किस दिन तक हमें यहाँ पर काम करना है। उसके हिसाब से यहाँ से सब क्या बता रहे हैं, हमें अनिश्चित समय का बोध करा रहे हैं। तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, सीधे फॉर का ही यूज कर देंगे। अब आगे के स्लाइड में चलते हैं, वीक्स में बात करेंगे, सप्ताह के बारे में। तो वहां पर भी हमें सप्ताह में भी ये नहीं पता होता है कि सप्ताह के कौन से दिन से कौन से दिन तक चलता है। कितने, बहुत से सप्ताह की बात होती है, कई सप्ताहों की बात होती है। तो उन सब जगह पर हमें किसका यूज करना है, फॉर का ही यूज करना है। जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ हमें सिर्फ फॉर का ही यूज करना रहता है। अब आगे चलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव ये भी और अच्छा है कि मंथ की बात होती है, जब मंथ का नेम नहीं होता है, जब नेम की बात नहीं आती है, तो वहां पर हम इसका यूज कर लेते हैं, फॉर का यूज कर लेते हैं। मेनी और सेवरल आपको कॉमन मिलेगा हर जगह पर। तो वहां पर आपको 2 महीने की बात हुई, बहुत से महीनों की बात हुई और कुछ महीनों की बात हुई, तो वहां पर हम सीधे फॉर का यूज कर देते। अब आगे चलते हैं,
न्यूमरल एडजेक्टिव जो आपके ईयर्स की बात करता हूँ, तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो एरर हुआ है, तो यहाँ पर हम मंथ्स को हटा के ईयर्स की बात करेंगे। ये आपके ईयर्स रहेंगे, ह्यूमन एरर है। तो वहां पर क्या है, ईयर्स आपके 2 ईयर्स की बात करते हैं, 2 साल की। अब 2 साल कोई फिक्स नहीं है कौन से साल की बात की जा रही है, और यहाँ पर मैंने बहुत से सालों की बात की जा रही है, यहाँ पर भी कुछ फिक्स नहीं है कितने सालों की बात की जा रही है, सेवरल कई सालों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ हमें फिक्स लग नहीं रहा है, तो वहां पर हम जहां पर न्यूमरल एडजेक्टिव में ईयर्स का कोई पार्टिकुलर ईयर का नेम नहीं है कि हमें किस ईयर की बात की जा रही है, 1990 की बात की जा रही है, 1985 की बात की जा रही है, 2025 की बात की जा रही है, तो वहां पर अगर इन सब चीज का नेम आता है या फिर डिजिट में दिया जाता है तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर वहां पर सिर्फ ईयर्स की बात होगी तो वहां पर हम सीधे इस फॉर को यूज कर देंगे। तो वहां पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि हमें सिंस का यूज करना है या फॉर का यूज करना है, तो वहां पर हमें सीधे फॉर का ही यूज करना है। अब चलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव डिकेड्स की बात करते हैं। डिकेड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं अब जानते ही हैं। तो अगर वही चीज यहाँ पर भी है कि मेनी डिकेड्स की बात होगी या सेवरल डिकेड्स की बात होगी तो वहां पर हम फॉर का ही यूज करेंगे, वहां पर सिंस का यूज नहीं करेंगे। सिंस का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, वहां पर फॉर का ही यूज होगा जो हमें अनिश्चित समय को बताता है। क्लियर, कितने दशकों से बात हो रही है, बहुत से दशक होते हैं और सेवरल डिकेड्स मतलब कई दशक से बात होती है, तो वहां पर हमें फॉर का ही यूज किया जाएगा। जितने भी न्यूमरल आपके एडजेक्टिव हैं उनके साथ हम मोस्टली हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, फॉर का ही यूज। अब आगे चलते हैं, लास्ट आपका है न्यूमरल एडजेक्टिव सेंचुरीज की बात। सेंचुरी में आपका सेंचुरी का कोई नाम नहीं दिया हुआ कि 21वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है, बहुत सारी शताब्दियों की बात होगी तो वहां पर मेनी सेंचुरीज के साथ हम फॉर लगा देंगे। कुछ शताब्दियों की बात होगी तो वहां पर फॉर लगा देंगे। अगर 2 सेंचुरी की बात होगी, अब वो 21वीं है या 19वीं या 18वीं शताब्दी, 7वीं या 15वीं 11वीं, तो हमें उस सेंचुरीज का नाम नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी फॉर का यूज करेंगे। तो आपके पास कितने हो गए, एक तो आपका आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया, और आपके साथ नोट करते हैं वन बाय वन। आपने पढ़ा मिनट को, आवर को पढ़ा, डेज को पढ़ा और वीक्स को पढ़ा, मंथ को पढ़ा, ईयर्स को पढ़ा, सेंचुरी को पढ़ा और डिकेड्स को पढ़ा। इन सब के साथ आपको फॉर लगाना है। अगर किसी भी चीज का नाम नहीं है तो कहने का मतलब, अगर डेज में अगर संडे मंडे ट्यूसडे आता है तो वहां पर सिंस लगेगा। अगर इन सब चीजों में आपको कुछ पार्टिकुलर पता नहीं चल रहा है कि किस मिनट से, किस घंटे से, किस दिन से, किस सप्ताह से, किस मंथ से और किस ईयर से, किस सेंचुरी से, किस डिकेड से हमें सेंटेंस में कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो वहां पर हम सीधे किसको लगा देंगे, फॉर पर। देखिए मेनी और सेवरल कहीं पर भी आएगा तो वहां पर फॉर लगेगा, क्योंकि वहां पर हमें ज्ञात नहीं होता है कि आपका टाइम कितना क्या कब से है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। और कुछ अभी रूल्स पढ़ेंगे फॉर के बारे में जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो वहां पर भी देखते हैं। देखिए अगला रूल है द लास्ट और पास्ट न्यूमरल एडजेक्टिव जब आते हैं, कहने का मतलब जब लास्ट और पास्ट होते हैं, द के साथ जब लगा होता है लास्ट, द के साथ जब पास्ट लगा होता है, तब वहां न्यूमरल एडजेक्टिव्स आते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स आपको बता दिए कितने होते हैं, आवर हो गया, मिनट हो गया, वीक्स हो गया, मंथ हो गया, सेंचुरी हो गया, डिकेड हो गया, सब क्या है आपके, ये सब आपके न्यूमरल एडजेक्टिव्स आते हैं। तो वहां पर हम फॉर का ही यूज करते हैं। देखिए ये आप याद रखिए कि अगर द के साथ लास्ट आता है या फिर द के साथ पास्ट आता है,
इस चीज को याद रखेंगे तो वहां पर आपको फॉर ही लगा हुआ मिलेगा और फॉर ही लगाना है, क्योंकि 5 आवर्स जो आपके लिखे हुए हैं, 4 डेज लिखे हुए हैं, 3 इयर्स लिखे हुए हैं, 3 इयर्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो सब में क्या के बाद लास्ट आया, क्या के बाद पास्ट आया, क्या के बाद लास्ट आया, क्या के बाद पास्ट आया। ये जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पर इरर में बताया जाता है, इरर में होते हैं, उनको इरर फाइंड आउट करना देता, तो वहां पर ये बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो ये आप पेयर याद रखेंगे, द लास्ट के साथ फॉर लगेगा, द पास्ट के साथ फॉर लगेगा। उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव कुछ भी लिखा हो, न्यूमरल एडजेक्टिव में आपको बताया आप होते हैं, तो उनमें आपको कुछ भी लिखा हो तो वहां पर हम सीधे क्या लगा देंगे, फॉर को ही लगाएंगे। फॉर कब लगेगा, अगर दा के साथ लास्ट या दा के साथ पास्ट लगा हो, उसके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव आया हो, तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। एक वर्ड मिलता है ए लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग टाइम, यूर ए वाइट अ मोमेंट। ये कहीं पर भी आपको सेंटेंस में, ये जितने भी आपके पास वर्ड लिखे हुए हैं, ये कहीं पर भी अगर आपको एरर ढूंढने में मिलते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, फॉर ही लगाना है, वहां पर आपको सिंस का यूज नहीं करना है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग टाइम के लिए, वाइल के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, मोमेंट के लिए और उम्र के लिए हमें फॉर का ही यूज करना था। कहीं कहीं आपको सिंस लगा हुआ मिल जाएगा, तो सिंस वहां पर क्या होता है, गलत होता है। तो इन सब चीजों को एग्जाम में जो आपका एमसीक्यू मिलता है तो उसमें ये सेंटर, ये जो एरर होती है भर भर के देता है, तो वहां पर आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इस रूल को याद रखना पड़ेगा, द लास्ट टू द पास्ट, तो ये वाला भी दोनों रूल आपको काम में आएंगे। आगे चलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो। इसको अच्छे से समझेंगे कि जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो, देखिएगा समझेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, ही हैज बीन बीटिंग हिज ब्रदर फॉर 5 डेज। वो अपने भाई को 5 दिन से मार रहा है, पीट रहा है। लेकिन अब अगर लिखा हुआ है he has been beating his brother since 5 days, यहाँ पर since क्या है, गलत है, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव है 5 डेज, तो वहां पर आपको बताया मैंने कि फॉर का यूज ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, since लगा दिया, सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। अब देखिए, he has been beating his brother for 5 days ago, एगो आया हुआ है यहाँ पर। अगर न्यूमरल पीरियड ऑफ टाइम जितना भी होगा आपका, अगर उसके साथ एगो आया, न्यूमरल एडजेक्टिव जो होती है, तो उसमें अगर आपका डेज हुआ, आवर्स हुआ, मिनट हुआ, तो अगर उसके साथ एगो वर्ड जुड़ा हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ एगो वर्ड जुड़ा हुआ है, तो आपने फॉर लगाया है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहां पर फॉर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, जस्ट अपोजिट आता है, सिंस लगेगा। ये रूल अच्छे से याद कर लेना कि यहाँ पर आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के साथ एगो जब आता है तो फॉर का यूज गलत होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर हम सिंस लगाते हैं ना कि फॉर लगाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये पहला सेंटेंस फॉर 5 डेज, ये तो आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है 5 दिन से, ये वाला आपका सिंस 5 डेज, यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम कभी भी सिंस का यूज करते नहीं है। इसमें अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं, वो एग्जैक्ट अपना सही। लेकिन अगर उसके साथ एक दो वर्ड आता है, ध्यान रखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं, नो डाउट। अगर इसके साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ, टाइम के साथ अगर एगो आता है तो फॉर का यूज गलत होगा, ये ध्यान रखेंगे। और इसके साथ हमें सही में क्या मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम
प्लस एगो, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर है तो उसके साथ अगर एगो वर्ड आया हुआ, क्या आया है, एगो वर्ड आया हुआ, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। वही चीज यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथे सेंटेंस में आपको एगो मिला तो वहां पर हमने क्या लगा दिया है, सिंस लगा दिया। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि हमें अगर एगो वर्ड मिलता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के साथ, तो वहां पर फॉर का यूज नहीं होगा। तो इस रूल को भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। एक चीज और है, यहां पर भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि अगर अगर यहां पर ऑल वर्ड है और उसके साथ पीरियड ऑफ टाइम लगा हुआ है, ऑल है और उसके साथ पीरियड ऑफ टाइम लगा हुआ, तो वहां पर फॉर का यूज नहीं होगा। देखिएगा, ऑल लगा हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम लगा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, डे, पूरे दिन की बात हो रही, तो यहां पर फॉर का कुछ क्या होगा, गलत होगा। अब देखो, ये डे हो गया, ये मंथ हो गया, अगर ऑल है, ऑल के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगा हुआ है, तो वहां पर हम फॉर का यूज नहीं करें। यहां पर देखो, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, तो यहां पर ऑल और डे, यहां पर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं लगाया है, दिख रहा है, यहां पर हमने कुछ नहीं लगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑल आता है और ऑल के साथ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है, तो वहां पर हम सिंस फॉर का यूज नहीं करते, ये दोनों यूज नहीं होंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पर सेकंड में, इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, ये सेंटेंस आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि अगर ऑल वर्ड है, ऑल वर्ड के साथ अगर पीरियड ऑफ टाइम आता है, ऑल के बाद पीरियड ऑफ टाइम आया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आया, तो वहां पर हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका, कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर हमने फॉर को क्यों नहीं लगाया है, इसीलिए नहीं लगाया, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर ऑल हुआ, ये आपका क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी ऑल के साथ, तो वहां पर फॉर का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी एरर जो होती है, ये एग्जाम में बहुत 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 परेशान करती है, क्योंकि हम वहां पर उनको बहुत छोटा हल्के में ले लेते हैं और वही हमारे एक नंबर लेके चली जाती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑल के साथ अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, ऑल के साथ पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, तो वहां पर फॉर का यूज नहीं होगा, ना सिंस का होगा ना कुछ। अगर ऑल है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पर सीधे हम उसको ऑल डे और पीरियड ऑफ टाइम के साथ जोड़ देंगे, ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो ये रूल शायद समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, दो तीन रूल लास्ट के हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक ये ऑल वाला हो गया, और ये पीरियड ऑफ टाइम एगो वाला हो गया, और एक लॉन्ग पीरियड वाला हो गया, द लास्ट वाला। इन चार से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट में, आप बात करते हैं सिंस। आपके जो एक्सेप्शन, मतलब जो रूल थे वो सारे मैंने बता दिए, कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है तो उसको भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं सिंस। सिंस में आपको क्या करना है, सिंस को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम। क्या, जैसे नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे। एग्जांपल, since morning, since noon, afternoon, evening, night, midnight, dawn, daybreak, sunrise, sunset, dusk और टूले। तो इन सब चीजों के साथ हम क्या लगाए हैं, क्लियर। इस सिंस फॉर की वीडियो में हम अच्छी तरीके से सिंस फॉर को जानेंगे। अगला देखते हैं, अगर yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर लगा होता है, तो वहां पर हम सिंस का योग करते हैं। जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ और सिंस लास्ट, तो ये हमें निश्चित समय की ओर बताते हैं कि पिछला, मतलब जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उसके बैक साइड का ही बात करता है। तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, सिंस का यूज कर देते हैं। आगे चलते हैं,
नेम ऑफ सीजन में जैसे कोई भी सीजन का नेम होगा, स्प्रिंग होगा, विंटर होगा, ऑटम होगा, समर होगा, इन सब चीजों के साथ हम क्या लगाते हैं, since का यूज करते हैं। नेम ऑफ फेस्टिवल कोई भी होगा फेस्टिवल आपका, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंस का ही यूज करेंगे। जितने भी फेस्टिवल होते हैं, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, इन सब चीजों के साथ हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स में क्या होता है, जैसे किसी का अराइवल हुआ, किसी का डिपार्चर हुआ, किसी का बर्थ हुआ, किसी की शादी हुई, किसी की डेथ हुई, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम सिंस का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेज ऑफ वर्क लाइफ, मतलब अपने बचपन की जो बचपन के अपने जो लाइफ की स्टेजेस होते हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, सिंस का ही यूज करते हैं। जैसे चाइल्डहुड, बचपन से, जवानी से, तो कहने का मतलब इन सब चीजों के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस का ही यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ एक इसमें भी रूल चलता है, देखेंगे कि लास्ट के साथ, लास्ट वर्ड के साथ अगर मंडे कोई दिन का नाम होता है, कोई मंथ का नाम होता है, कोई सीजन का नाम होता है, और या फिर अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, अगर कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हुए तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस का ही यूज करेंगे। एक अभी आपको फॉर्म में बताया था का, ये बताया था मैंने, द लास्ट या पास्ट का रूल बताया था। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अगर द नहीं आता है, सिर्फ लास्ट आता है, द नहीं आता है, सिर्फ लास्ट आता है, तो लास्ट के बाद कोई भी डे का नाम होगा, कोई मंथ का नाम होगा, कुछ भी होगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कोई भी होंगे, तो वहां पर हम उनको क्या यूज करेंगे, कि जितने भी लिखे हुए हैं, सिंस का यूज जैसे लिखा हुआ है, सिंस लास्ट मंडे, मंडे लास्ट, ये भी हो जाएगा। सिंस लास्ट मार्च, मार्च लास्ट भी हो जाएगा। ये कहने मतलब लास्ट आपका पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, तो वहां पर हम उस रूल को भी याद रखेंगे। स्प्रिंग लास्ट हो गया, लास्ट स्प्रिंग हो गया, मतलब लास्ट स्प्रिंग मतलब पिछली बसंत ऋतु की बात हो गई, और लास्ट मिडनाइट हो गई, मिडनाइट लास्ट हो गई। इन सब चीजों में हम सिंस का ही यूज करेंगे, वो रूल याद रखेंगे। अगर दा के साथ लास्ट प्लस या पास्ट आता है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है, तो हम आर का यूज करेंगे, वो हमें पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, ये हमें पॉइंट, सिंस हमें क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। कहीं पर भी आपको एक्सप्रेसिंग वर्ड मिलेगा अगर लास्ट लगा हुआ है, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक बहुत सो इंपॉर्टेंट रूल है कि इसमें हम क्या करेंगे, अगर द लास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, द लास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। अगर लास्ट है और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा। वही अभी मैंने बताया, सिंस आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और आपको क्या बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। तो अब हम यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज अच्छी तरीके से जान गए। तो अब यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे सीधे चल के, तो उसमें क्या क्या होता है देखते हैं जरा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे हम, देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बात करेंगे कि कैसे लिखा हुआ है, राम जनवरी से पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं। दूसरा सेंटेंस आपको बता दे रहा हूं, यही सेंटेंस को हम अगर निगेटिव बनाए तो जनवरी से
पत्र नहीं लिख रहा है। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेके चलते हैं सीधे आपको हम। जैसे लिखा हुआ है, क्या वह सोमवार से मैच खेल रहा है? मैच खेल रहा है। क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर। तो इसका रूल क्या बताएं कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैज या है प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस बीन लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइम आएगा। टाइम आपका सिंस या फॉर में आएगा। तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर कि जब क्या से आरंभ होता है सेंटेंस, कोई भी किसी भी टेंस की बात करेंगे, अगर क्या से आरंभ होता है सेंटेंस तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके जगह पर हम क्या लिखते हैं कि सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट में क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा प्लूरल होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके हिसाब से हैज या हैव लगेगा, प्लूरल होगा तो उसके हिसाब से हैज या हैव क्या लगेगा। तो उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हैज या हैव में कुछ लगाना। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5 ये आईएनजी, 6 ये और 7। हमको 7 स्टेप तक चलना है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो पहला क्या है, हम क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, वहां पर हम क्या लगा देंगे, हैज। क्योंकि 16 नंबर है उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज ही लगेगा। तो अब ये हैज का काम खत्म। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज भी हो गया, ये भी काम खत्म। तीसरे नंबर क्या लगा देंगे, बी। अब क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्या होती है, प्ले। अब उसमें आईएनजी लगाएंगे 5वें नंबर पे, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट मैच, प्लेइंग द मैच। अब क्या लगाएंगे, टाइम। टाइम क्या आपका निश्चित है, सोमवार की बात हो रही है तो इसका मतलब आपका समय निश्चित है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिंस मंडे। और लास्ट में क्वेश्चन, ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप का। सारे स्टेप फॉलो किए मैंने यहाँ पर। तो उसी हिसाब से आपको लेके चलना है यहाँ पर कि हमें हर चीज को देखना है कि हमें रूल में क्या क्या दिया है। अब सेकंड रूल चलते हैं। सेकंड रूल में क्या है आपका, अगर कब क्यों कहा, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 4 घंटे से, ये 4 घंटे से मैच कहाँ खेल रहे हैं। तो यहां पर रूल बनाएंगे हम, क्या बनेगा, डब्ल्यू एच प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वही अपना टाइम चलता है। टाइम आपका निश्चित है, क्या निश्चित है, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर का यूज। तो जब सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहा कैसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। ये लिखा होगा। तो कहा की मीन्स क्या होती है, क्लियर। अब लगाएंगे डब्ल्यू स्टार का काम खत्म हो गया यहाँ से भी और यहाँ से। तो है क्या है किस हिसाब से लगेगा, फिर अब वही क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों में वाला जो रूल था सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, पे के हिसाब से क्या लगेगा, हैव लगा। वेयर हैव सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर क्या लगा देंगे बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की, प्ले के साथ आईएनजी, ये भी हो गया ये भी हो गया। क्या
द मैच। अब टाइम लगाएंगे 4 घंटे से। अब 4 घंटे काउंटिंग में तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता है किस समय से किस समय के बीच बात हो रही है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा, फॉर फोर, और इस थोड़ा सा करता है, फॉर 4 आवर्स में क्वेश्चन मार्क। तो कब क्यों कहा, कैसे, अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम क्या सबसे पहले करते हैं, और क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने सिंध तो फार का अच्छी तरीके से यूज किया, और उनका यूज इंट्रोड्यूस सेंटेंस में भी किया हमने, और अफर्मेटिव में इससे पहले वाली वीडियो में किया ही है। अब यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस सेंटेंस में सीख लिए कि उसमें हम हैज या हैव कि कहाँ पे कैसे क्या लगाते हैं, सिंस फार कैसे यूज करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए जो सिंस फार का जो यूज था उसके लिए बनाई थी, और उसमें आपको इंट्रोड्यूस सेंटेंस पेंडिंग रह गया था, वो कैसे बनता है वो भी आपको मैंने बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको मिलेंगे कुछ नए टूल्स के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।